डेट है आज 19 मई 2022। ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। आज का कोटेशन है, द एम ऑफ एजुकेशन इज द नॉलेज नॉट ऑफ फैक्ट्स बट ऑफ वैल्यूज़। जो शिक्षा का लक्ष्य है वो ज्ञान हासिल करना है वैल्यूज़ का, ना कि कुछ फैक्ट्स को, तथ्य को रटना है। ये विलियम राल्फ इंगे ने कहा था। इसे आप एजुकेशन से रिलेटेड एस्से के टॉपिक में यूज कर सकते हो। फर्स्ट टॉपिक है आज का, बर्ड काउंट इंडिया। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। बर्ड काउंट इंडिया जैसे नाम से पता लग रहा है, इसमें बर्ड्स की, पक्षियों की गिनती की जाती है। एक इनफॉर्मल पार्टनरशिप है ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप का, यानी कि कई सारे ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था हैं, वो साथ में आती हैं और इंडिया के कुछ स्टेट में, कुछ ही स्टेट में जहाँ पे बर्ड की गिनती की जाती है और उसका डेटा एक साइट पे रखते हैं, एक पोर्टल पे, जिसका नाम है ई बर्ड बोल सकते हो या फिर ebird.org/India। इस पे सारा का सारा डेटा जो बर्ड वॉचर हैं, यानी कि जो ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन है जो बर्ड की काउंटिंग कर रहे हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पे उसका डेटा रख देते हैं कि किस स्टेट में कितना बर्ड्स हैं, कितने वेराइटी हैं, कितनी स्पीसीज हैं। कौन कौन से स्टेट में किया जाता है ये, सिर्फ ये देखो, कन्फाइंड टू लद्दाख। कन्फाइंड टू का मतलब होता है कि इसकी सीमा सिर्फ इन्हीं स्टेट तक है, इन्हीं स्टेट में काउंटिंग की जाती है बर्ड की। बर्ड काउंट इंडिया जो रिपोर्ट है, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नॉर्थ वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, इनमें बर्ड काउंट इंडिया की सर्वे की जाती है। इसमें यह देखा गया उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बर्ड स्पीसीज हैं 293। इतने प्रजाति के पक्षी हैं उत्तराखंड में 293 के। और मैक्सिमम नंबर ऑफ चेक लिस्ट 192 ये जम्मू कश्मीर में है, यानी कि बहुत सारे बर्ड वॉचर हैं, ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप हैं 192 जिन्होंने जम्मू कश्मीर का डेटा अपलोड किया इस ई बर्ड साइट पे। नेक्स्ट टॉपिक है मालवीय मिशन। मालवीय मिशन ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका लक्ष्य क्या है, किसने लॉन्च किया है? जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने लॉन्च किया है मालवीय मिशन। इसका लक्ष्य क्या है मालवीय मिशन का? इसका लक्ष्य ये है टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करना है। जो टीचर होते हैं भाई साहब, अध्यापक, उनको शिक्षा देनी है और फैकल्टी डेवलपमेंट करना है पूरी कंट्री में एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। तो ये मालवीय मिशन जिनके नाम पे, उनके बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ये है मालवीय जी, पूरा नाम है इनका पंडित मदन मोहन मालवीय जी। हिस्ट्री में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में भी। 1861 में इनका जन्म होता है, 1946 में आज़ादी से पहले ही इनकी डेथ हो जाती है। इंडियन एजुकेशनिस्ट थे और फ्रीडम फाइटर थे। इनका जो नाम है, एक महामाना नाम भी है, ये महात्मा गांधी जी ने दिया था इनको टाइटल महामाना का। इनके स्कूल डेज से ही इनको पोइम लिखने का बहुत शौक था और इन्होंने पोइम, कविता लिखनी स्टार्ट कर दी थी। इनके कई सारी पोइम जर्नल मैगजीन में छपी मकरंद नाम से। मकरंद याद रखना, इनके लिखी हुई पोइम थी मकरंद, जो मैगजीन वगैरह में, जर्नल्स में छपी थी। और महामाना जो टाइटल है, इनको नाम दिया था महात्मा गांधी ने दिया था, ये आपको याद रखना फैक्ट। फ्रीडम मूवमेंट में इनका रोल क्या रहा था? देखो, ये मॉडरेट लीडर थे। जैसे आपने हिंदी की एनसीईआरटी अगर हिंदी में पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा नरम दल के नेता और गरम दल के नेता थे। नरम दल मतलब मॉडरेट लीडर, गरम दल मतलब एक्सट्रीमिस्ट। तो ये मॉडरेट लीडर थे और इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो अभी कांग्रेस पार्टी है, उस कांग्रेस पार्टी का जो 1885 में बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 4 बार प्रेसिडेंट इन्हें इलेक्ट किया गया था। 1909 में, 1918 में, 1932 में, 1933 में। लेकिन देखो, जब 1932 और 1933 में इन्हें लगातार 2 साल आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया, तो उस टाइम पे ये प्रिसाइड नहीं कर सके क्योंकि उस टाइम पे ये जेल में थे। इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, तो अरेस्ट कर लिया गया था। तो इन्होंने प्रिसाइड नहीं किया था, यानी कि अध्यक्ष तो चुना गया था लेकिन मीटिंग को हेड नहीं किया था 1932 में और 1933 के सेशन को, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को, अधिवेशन को। एजुकेशनिस्ट के तौर पे इन्होंने क्या किया? देखो, इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया 1916 में वाराणसी में। यूपी में है वाराणसी, वहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई। और देखो, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसका पहले नाम हुआ करता था सेंट्रल हिंदू स्कूल। सेंट्रल हिंदू स्कूल है जो, ये स्कूल किसने बनवाया था? ये स्कूल 1898 में एनी बेसंत ने बनवाया था। एनी बेसंत भाई साहब, जिसने
थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए काम किया था। याद है आपका एनी बेसेंट, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, प्रेसिडेंट थी, एनी बेसेंट, उन्हीं की बात कर रहे हैं हम। 1898 में उन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी में बनाया था, इसी को कॉलेज बना दिया आगे और कॉलेज से ही यूनिवर्सिटी बना दिया मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में वाराणसी में। और इन्होंने देखो ये जो बनाया था, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट 1915 ये पास किया गया था गवर्नमेंट द्वारा, इसी के तहत ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और इसके ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे थे 1919 से लेकर 1938 तक। जर्नलिज्म में क्या काम किया, मतलब कौन कौन से इन्होंने अखबार, जर्नल, मैगजीन निकाली। इन्होंने देखो एक हिंदी वीकली स्टार्ट की थी 1907 में अभ्युदय नाम से, ये याद रखना, अभ्युदय नाम से। हिंदी वीकली का मतलब हिंदी भाषा में थी और एक सप्ताह में ये जारी होती थी, पब्लिश होती थी, अभ्युदय। और इन्होंने एक फिर बाद में इसको डेली बना दिया 1915 में, यानी कि ये डेली प्रकाशित होती थी अभ्युदय नाम से, न्यूज़पेपर मान लो, डेली प्रकाशित होता था, पब्लिश होता था 1915 से। फिर इन्होंने एक मर्यादा नाम का मंथली 1910 में स्टार्ट किया था। मर्यादा हिंदी में था, हिंदी भाषा में, और महीने में एक बार मैगजीन आती थी, 1910 से स्टार्ट किया था। इन्होंने लीडर नाम से एक इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश भाषा में न्यूज़पेपर स्टार्ट किया 1909 में। और देखो ये हिंदुस्तान टाइम्स जो न्यूज़पेपर है, जो आज भी पब्लिश होता है हमारे इंडिया में, उसके ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन रहे थे, अध्यक्ष रहे थे 1924 से लेके 1946 तक। नेक्स्ट टॉपिक है अर्बन हीट आइलैंड। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये आइलैंड नाम लिखा हुआ है इसमें, लेकिन आइलैंड नाम से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड होता है भाई साहब वैसे सिंपली कि ऐसी भूमि जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई हो। ए लैंड इज सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल द साइड इज कॉल्ड आइलैंड, और हिंदी में बोलेंगे द्वीप, द्वीप। लेकिन ये आइलैंड पानी वाला आइलैंड नहीं है, ये जैसा इसके नाम में लिखा हुआ है अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र, और हीट मतलब ऊष्मा, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा है शहर में, यही है इसका मतलब। कि अभी देखो बहुत सारे एरियाज हैं, हमारी कंट्री के पार्ट्स हैं, वहाँ पे अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देखा गया रूरल एरियाज़ की अपेक्षा। इसी को अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं। ये ज्योग्राफी जिसका ऑप्शनल है उसने पढ़ा होगा भाई साहब, अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड एक ऐसी स्थिति है, ऐसी पोजीशन है, ऐसी प्रोसेस है। इसमें होता ये है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई सिटी है, शहर है। अब शहर है तो उसके चारों ओर भाई साहब गाँव भी बसे होंगे चारों ओर। तो होता क्या है, जो अर्बन एरिया है, सिटी एरिया है, ये सिटी एरिया है और इसके चारों ओर विलेज है, गांव। तो गर्मियों में अक्सर ऐसा देखा जाता है 3 से 5 डिग्री लगभग टेम्परेचर सिटी में ज़्यादा होता है, शहरों में ज़्यादा टेम्परेचर होता है और गांव एरियाज़ में कम होता है। इसी पोजीशन को बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड, यानी कि शहर में आसपास के एरिया से, आसपास के एरिया को बोलेंगे पेरीफेरियल एरिया, पेरीफेरी या पेरीफेरियल एरिया। ये जो पेरीफेरी है उस एरिया से ज़्यादा टेम्परेचर है सिटी में, उसी कंडीशन को बोलेंगे सेम डे पे, सेम डे पे। यानी कि जैसे मान लो अगर आज की बात करें, आज सिटी एरिया में मान लो यहाँ पे होगा 40-45 डिग्री और गांव के एरियाज़ में होगा 35 से 38 या 40 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो ये कम होगा गांव के एरियाज़ में। तो इसी को बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड। लगभग 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है ऐसे पोजीशन में। और ये देखा गया अभी पुणे में, पासान जो जगह है वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, टेम्परेचर कम था अपने अर्बन एरियाज़ की अपेक्षा। अर्बन एरियाज थे इसके पास शिवाजी नगर, ये चिंचवाद और मगरपट्टा, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा था। बल्कि पुणे के पासान जो जगह है वो ग्रीनर लोकेलिटी है, यानी कि वहाँ पे कुछ गांव का इलाका है, रूरल एरियाज है, वहाँ पे टेम्परेचर कम था। इसके कारण क्या है ऐसे होने के? देखो कारण सबसे बड़ा तो ये है क्योंकि गांव में ग्रीनरी ज़्यादा होती है, क्योंकि फसलें होती हैं, ग्रीनरी रहती है, पेड़ पौधे ज़्यादा रहते हैं और वहाँ पे घर भी खुले खुले होते हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है रूरल एरियाज़ में, क्योंकि यहाँ पे फार्म लैंड, फॉरेस्ट्री वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती हैं और सराउंडिंग एरिया थोड़ा खुला होता है। लेकिन सिटी में सारा एरिया कंक्रीट से घिरा हुआ होता है, सड़कें ज़्यादा होती हैं, पूरी वहाँ पे ग्रीनरी कम होती है, सीमेंट, कंक्रीट, ब्रिक्स, ग्लास वगैरह से बिल्डिंग बनी हुई होती हैं। उन बिल्डिंग में हीट ट्रैप होकर रह जाती है, वो हीट को
ट्रैप कर लेती है, फंसा लेती है, और वो हीट को छोड़ते नहीं है, ये कंक्रीट ग्लास वगैरह वहीं पे रुकी रह जाती है हीट। इसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये बिल्डिंग वगैरह टेम्परेचर को एब्जॉर्व कर लेती हैं, हीट को एब्जॉर्व करके रख लेती हैं, अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है मामे खान। ये भाई साहब एक आदमी है, ये है मामे खान, अभी ये न्यूज़ में है, ये सिंगर हैं एक मामे खान। अभी न्यूज़ में इसलिए जो कैन फेस्टिवल चल रहा है, कैन फिल्म फेस्टिवल, कहाँ पे, फ्रांस में होता है ये कैन फिल्म फेस्टिवल। यहाँ पे इंटरनेशनल ये इवेंट होता है जिसमें हर एक कंट्री की मतलब मूवी दिखाई जाती हैं और उनको इनाम दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे इंडिया के लिए कंट्री ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया गया है कैंस फिल्म फेस्टिवल में। ये मार्च डू फिल्म में ये बिजनेस काउंटर पार्ट है कैंस फिल्म फेस्टिवल का ही, इसमें कंट्री ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया गया कैंस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया को। और यहाँ पे देखो इंडिया की तरफ से रेड कारपेट का ओपन, यानी कि रेड कारपेट को ओपन किया किसने, मामे खान ने। ये इंडिया के डेलीगेशन थे, यानी कि इंडिया की तरफ से मामे खान ने कैन फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट को ओपन किया। और ये कैंस फ्रांस में, याद रखना है। तो मामे खान कौन है ये जानना ज़रूरी है, और जिस कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं ये पूछी जा सकती है। मामे खान देखो राजस्थान से हैं, जैसलमेर से हैं, राजस्थान की जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से हैं ये। और ये मांगा नियार सिंगर हैं। मांगा नियार इनकी कम्युनिटी का नाम है, इनकी कास्ट का, जाति का नाम है। और ये फर्स्ट फोक आर्टिस्ट बन गए हैं जिन्होंने इंडिया के लिए रेड कारपेट ओपन किया है ऐसे इवेंट में, कैन फेस्टिवल में। पहले फोक आर्टिस्ट मतलब फोक सिंगर हैं। फोक का मतलब लोक संगीत गाने वाले, फोक सिंगर मतलब लोक संगीत। लोक संगीत का मतलब है ऐसे संगीत, म्यूजिक जो रीजनल लेवल पे, क्षेत्रीय लेवल पे गाया जाता है। जैसे हर एक हमारे इंडिया के हर एक स्टेट में लगभग अपना अपना संगीत है रीजनल लेवल पे। जैसे आपने देखा होगा जब आपके एरियाज में, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो कोई भी स्टेट से, तो वहाँ पे जब शादी ब्याह होते हैं, बारात जाती है, उस टाइम पे औरतें गीत गाती हैं। तो वो हर एक क्षेत्र में अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके का संगीत होता है। आप साउथ इंडिया में देखोगे तो अलग से इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, जैसे ढोलक वगैरह, सितार वगैरह, ऐसे शहनाई वगैरह बजती है, कहीं पे कुछ बजता है। आजकल तो मॉडर्न ज़माना आ गया तो डीजे बजाते हैं हर उसमें, तो डीजे तो एक लोक संगीत में नहीं आता। तो ये जितने भी जो ट्रेडिशनल रीजनल सॉन्ग्स वगैरह गाए जाते हैं सब ये फोक म्यूजिक में आते हैं, फोक संगीत में आते हैं, लोक संगीत में आते हैं। तो ये फोक आर्टिस्ट हैं और मांगानियार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और ये एक मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम समुदाय के अंदर ही है मांगानियार कास्ट जाति। राजस्थान में जैसलमेर से बिलोंग करते हैं। और मेनली जो ये मांगानियार कम्युनिटी है ये जैसलमेर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में रहती है, मांगानियार कम्युनिटी, मांगानियार के जाति के लोग। लेकिन जो ये मामे खान जी हैं ये मांगानियार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और जैसलमेर से ये हैं, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से। जो मांगनियार कम्युनिटी है इसको देखो, ये मांगनियार्स को लांगा कम्युनिटी के साथ ये फोक म्यूजिक के लिए जानी जाती है। ये लोक संगीत गाते हैं मांगनियार और लांगा कम्युनिटी। ये लांगा कम्युनिटी भी यहीं पे रहती है, लांगा जाति के लोग। और ये देखो ये ऐसे सॉन्ग हैं, ये ऐसे गीत हैं, ये जनरेशन टू जनरेशन ओरल तरीके से ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जैसे देखो आपके जब एरियाज में, क्षेत्र में, आपके घर में कोई भी शादी होती होगी, आपकी जो घरों में माताएं हैं, बहनें हैं, कोई भी औरतें हैं, वो संगीत जो गाती हैं, गीत गाती हैं, वो कोई लिखे हुए नहीं हैं, वो क्या है ऐसे ही सुन सुन के सीख जाते हैं लोग। आगे ऐसी औरतें जो होंगी वो सीख जाएंगी। ऐसी ओरल का मतलब मौखिक तरीके से ट्रांसफ़र होती है कोई भी ये सॉन्ग की जो हिस्ट्री है, तो ये ओरल तरीके से ट्रांसफ़र हुई है। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, इसमें जो ये फोक संगीत है यहाँ का मांगनियार कम्युनिटी का, इसमें ढोलक यूज होती है। ढोलक तो आप सभी ने देखी होगी, लगभग हर प्लेस में, हर शादी में ढोलक बजाई जाती है। और ये इसमें इस संगीत में जो लोक संगीत है इनका मांगनियार कम्युनिटी का, इसमें कमायचा भी बजाया जाता है और खड़ताल। कमायचा और खड़ताल क्या है ये देख लो भाई साहब, नहीं देखे तो आपने, ये है खड़ताल जो ये आदमी बजा रहा है, खड़ताल। और ये है भाई साहब ये इंस्ट्रूमेंट है जो कमायचा। ये ऐसा है कुछ जैसे झुंझुना बजाते हैं ना, कई तरीके के होते हैं ये कमायचा। नेक्स्ट टॉपिक है वेदनगर। ये एक प्लेस है, जगह है, न्यूज में है अभी, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे मेंस के लिए भी, जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर। अभी देखो बुद्ध पूर्णिमा थी और प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया नेपाल में।
प्राइम मिनिस्टर ने बुद्ध पूर्णिमा के ओकेजन पे वेदनगर का भी जिक्र किया, वेदनगर का भी चर्चा की। वेदनगर देखो गुजरात में है, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में, और वेदनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थ प्लेस है, यहीं पे इनका जन्म होता है। इन्होंने कहा कि वेदनगर बुद्धिस्ट लर्निंग का सेंटर रहा है सेंचुरीज एगो से, यानी कि बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से ये बुद्धिस्ट लर्निंग का सेंटर रहा है, यहाँ पे बुद्धिस्ट शिक्षा दी जाती है। 2006 में गुजरात के स्टेट आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ पे कुछ खुदाई भी की, एक्सकेवेशन किया, और यहाँ पे बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड, गौतम बुद्ध से रिलेटेड भी बहुत सारे यहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं यहाँ पे वेदनगर में, जो गुजरात की मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है। वेदनगर देखो पुराण वगैरह में भी मेंशन है, पुराण जो हैं हिंदू धर्म में उनमें भी मेंशन है वेदनगर। और ये देखो जो ये ह्यूआन स्वांग आए थे ना, ह्यूआन स्वांग, ये चाइनीज़ ट्रेवलर थे, चाइना से आए थे भाई साहब, एक विजिटर लेखक थे, राइटर, चाइना के, इंडिया में आए थे हर्षवर्धन के काल में, जब हर्षवर्धन रूल करते थे यहाँ पे 7th सेंचुरी में इंडिया में, उस टाइम पे आए थे चाइना से ये। इन्होंने भी वेदनगर के बारे में अपने लेख जो लिखे हैं, बुक्स लिखी हैं, उनमें चर्चा की है ह्यूआन स्वांग ने। और गुजरात गवर्नमेंट ने देखो एक ताना रेरी एनुअल म्यूजिक फेस्टिवल वेदनगर में लॉन्च किया, और ताना रेरी 2 बहनें थी, 2 सिस्टर थी, इनके नाम पे ताना रेरी एनुअल म्यूजिक फेस्टिवल लॉन्च किया गुजरात की गवर्नमेंट ने। हर साल ये मनाया जाता है म्यूजिक फेस्टिवल। और ये ताना रेरी 2 जो सिस्टर थी, देखो ये प्रचलित हैं इस वजह से क्योंकि इन्होंने अकबर के कोर्ट में, अकबर के जो कोर्ट भाई साहब समझ लो दरबार जो होता है, अकबर के दरबार में गाना गाने से मना कर दिया था। अकबर ने इनसे गाना गाने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने गाने से मना कर दिया और अपनी लाइफ को कुर्बान कर दिया, गेव ऑफ देयर लाइफ इंस्टेड ऑफ एग्रिंग टू सिंग इन द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। नेक्स्ट टॉपिक है 5GI। 5GI ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक। 5GI क्या है? एक टेक्नोलॉजी है। जैसे 5G है, जैसे आपने सुना होगा 1G 2G 3G 4G, तो 4G अभी चल रहा, आपके फ़ोन में लिखा आता होगा ऊपर 4G 4G वोल्टे या LTE, अब तो वोल्टे लिखा आता है। तो ये उसका ही नेक्स्ट वर्जन है 5G, और 5G का ही अल्टरनेटिव है, यानी कि विकल्प है एक 5GI। 4G के बाद 5G आया, 5G का ही एक अल्टरनेटिव है, यानी कि उसी के इक्वलेंट है 5GI टेक्नोलॉजी। पूरा नाम है 5G रेडियो इंटरफेस टेक्नोलॉजी। ये देखो अभी बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क हैं हमारे इंडिया में, उन्होंने डिज़ाइन किया है और इस पे काम कर रहा है IIT हैदराबाद, IIT मद्रास और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी। इन्होंने मिलकर डेवलप किया है, डिज़ाइन किया है 5GI, 5G रेडियो इंटरफेस टेक्नोलॉजी। तो ये उसी का 5G जो स्टैंडर्ड है उसी का ये अल्टरनेटिव है। 5G, जी का मतलब होता है यहाँ पे जनरेशन, तो ये एक जनरेशन 5G जो है एक एडवांस टेक्नोलॉजी है 4G की। 4G में जितनी स्पीड आती है भाई साहब आपके मोबाइल पे इंटरनेट चलाने में या कंप्यूटर पे इंटरनेट चलाने में, उससे ज़्यादा, क्योंकि 4G में लगभग अप टू 1 Gbps, 1 Gbps मतलब गीगाबाइट्स पर सेकेंड, गीगाबाइट्स पर सेकेंड 1 Gbps की स्पीड आती है, अप टू मतलब मैक्सिमम 1 Gbps की। लेकिन 5G में यही अप टू 20 Gbps तक स्पीड हो सकती है भाई साहब, समझ रहे हो। जैसे आप मान लो कोई मूवी डाउनलोड करना चाहो, या फिर मान लो यूट्यूब से कोई आप मूवी या गाना या कोई लेक्चर डाउनलोड करना चाहो, जितना अभी आपको टाइम लगता है, जैसे मान लो एक वीडियो को डाउनलोड करने में आपको 5 मिनट लगते हैं, और वहीं पे जब 20 Gbps होगी, यानी कि लगभग 1-2 सेकंड, 5-10 सेकंड में वो डाउनलोड हो जाएगी, इतनी फास्टेस्ट स्पीड। और इसकी जो हिडन मतलब वो होता है ना लेग टाइम भी कम होगा। लेग टाइम का मतलब है जैसे अभी आपने क्लिक किया, 4G में टाइम लगता है थोड़ा उसे डेटा वगैरह फैच करने में, तो वो टाइम कम होगा बीच में। तो 5G का ही अल्टरनेटिव है ये 5GI। 5G और 5GI में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? 5G में देखो 700 मेगाहर्ट्ज से लेके 52,000 मेगाहर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी की रेंज में ये काम करता है, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी में भी, लोअर फ्रिक्वेंसी में भी और मीडियम फ्रिक्वेंसी में भी। लेकिन जो 5GI है वो लोअर फ्रिक्वेंसी में ही ज़्यादा रेंज ऑफर करता है, कम फ्रिक्वेंसी को यूज करता है और ज़्यादा रेंज ऑफर करता है 5GI। क्या क्या बेनिफिट है 5GI के, फ़ायदे क्या क्या होंगे? एक तो देखो 5GI को यूजिंग करके, मतलब यूज करके, प्रयोग करके
ये टेलीकॉम जो कंपनी है, टेलकोज का मतलब जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, वीआई, ये जो हैं इनको 5G कनेक्टिविटी गांवों में भी फैलाने के लिए ऑफर कर सकता है, यानी कि विलेज एरियाज में भी आसानी से 5G टेक्नोलॉजी को वाइड किया जा सकता है, यानी कि फैलाया जा सकता है। और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगी, कम कीमत होगी इसकी लाने में। 5G आई को देखो, इसमें कोई ऐसा मतलब कोई भी ऐसा टाइम नहीं लगेगा कि 5G टेक्नोलॉजी को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में पहले लॉन्च किया जाए और बाद में रूरल एरियाज में पहुंचाने में और ज़्यादा समय लगे। जैसे 4G है भाई साहब, अभी तक बहुत सारे विलेज एरियाज में 4G अच्छे से नहीं चलता, नहीं पहुंचा, वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, यानी कि वहाँ पे स्टेशन भी नहीं है, यानी कि जो लगते हैं ना, जो नेटवर्क के खंभे लगते हैं, वही नहीं है वहाँ पे। तो ये रूरल एरियाज में और शहरी क्षेत्र में, अर्बन एरियाज में साथ साथ इंस्टॉल किया जा सकता है 5G आई। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ चुनौतियां हैं 5G आई के सामने। पहला तो ये इसमें कॉस्ट आएगी इंस्टॉल करने में, क्योंकि दोबारा से जो टावर लगे हुए हैं भाई साहब फ़ोन वगैरह के, नेटवर्क के टावर वगैरह, उनको दोबारा से री इंजीनियर्ड करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से वो 5G आई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर सकें। और इसमें देखो जो 5G है, अभी 4G के बाद 5G पे काम कर रहे थे जो ये कंपनीज़ हैं, और 5G है जो स्टैंडर्ड, वो 3GPP टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। लेकिन 5G आई है जो इस टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर सकता, इसके लिए इनकम्पेटिबल। और ग्लोबल नेटवर्क के लिए भी जो लोकल बैंड 5G आई के लिए यूज होते हैं, ग्लोबल नेटवर्क पे जो बैंड यूज होते हैं, फ्रीक्वेंसी यूज होती है, उसको ये सपोर्ट नहीं करता। तो इसके लिए अलग से स्टैंडर्ड डेवलप करना पड़ेगा, दोबारा से टावर वगैरह को री इंजीनियर्ड करना पड़ेगा ताकि वो 5G आई टेक्नोलॉजी के लिए कंपेटिबल हो सकें। और इसमें तो कॉस्ट आएगी भाई साहब, इसलिए ये कॉस्ट इंटेंसिव है, कॉस्ट लगेगी इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2022। ये एक रिपोर्ट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी, जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए। कौन जारी करता है इसको, एक तो ये याद रखना है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जारी करता है और एनुअल रिपोर्ट है, हर साल जारी की जाती है। क्या दिखाया है इस रिपोर्ट में, इसमें बताया है कि अभी क्लाइमेट चेंज से निपटना है तो ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, अर्जेंट स्टेप लेना होगा कि एनर्जी ट्रांजिशन करना पड़ेगा। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब जो अभी फॉसिल फ्यूल को यूज करते हैं एनर्जी के लिए, जैसे फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन, जैसे कोल हो गया, कोयला, जैसे आपका पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल, डीजल वगैरह, केरोसिन वगैरह, इनको यूज किया जाता है एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए। जैसे कोल से एनर्जी बनती है, बिजली बनती है। पेट्रोल डीजल एनर्जी कैसे यूज होती है, कार, गाड़ी, वाहन चलाने के लिए। तो ये जो अभी यूज होते हैं फॉसिल फ्यूल, इनसे ट्रांजिशन किया जाए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीनीकरण ऊर्जा। रिन्यूएबल एनर्जी में आएगा आपका सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, वायु ऊर्जा, ये आपकी आती है रिन्यूएबल एनर्जी में, क्योंकि इनकी वजह से पॉल्यूशन नहीं होता, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन नहीं होता, क्योंकि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी क्लीन है, इनसे पॉल्यूशन नहीं होता, प्रदूषण नहीं होता इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट है कि एनर्जी अफोर्डेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है कि हर एक कंट्री में हर एक पीपल को एनर्जी अफोर्डेबल तरीके से मिले, यानी कि कम पैसे में मिले, एनर्जी की सिक्योरिटी भी हो और सस्टेनेबल भी हो। ऐसा ना हो कि आप सारा का सारा जितना भी एनर्जी के लिए सोर्स है ख़त्म कर दो, अभी नेक्स्ट जनरेशन के लिए ना बचे। जो एनर्जी अनअफोर्डेबिलिटी है, ये हमारे गोल को नुकसान पहुंचा सकती है, थ्रेट कर रही है, धमकी दे रही है एक तरह से, क्योंकि अगर यही एनर्जी यूज करते रहे तो, और एनर्जी की अनअफोर्डेबिलिटी रही, तो ये आगे नुकसान पहुंचा सकता है और ट्रांजिशन में भी नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है कि देयर इज़ ए लैक ऑफ एनर्जी डाइवर्सिटी। देखो बहुत सारी कंट्री क्या है एनर्जी के लिए, जैसे पेट्रोलियम के लिए, क्रूड ऑयल के लिए, कच्चे तेल के लिए सिर्फ एक दो कंट्री पे निर्भर होती हैं। तो कंट्रीज़ को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी, यानी कि एक कंट्री पे डिपेंड ना रहे, वो पेट्रोलियम जो मंगाते हैं, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, वो डिफरेंट कंट्रीज से मंगाएं, एक कंट्री पे डिपेंड ना रहें। इसने कुछ रिकमेंडेशन दी हैं, सिफारिश दी हैं। पहला कहा है कि ये देखो एनर्जी ट्रांजिशन के लिए ज़रूरी है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम करें, दोनों एक्शन लें। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है ताकि लॉन्ग टर्म क्लाइमेट गोल्स को अचीव किया जा सके। गवर्नमेंट को देखो प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, अफोर्डेबल एनर्जी सभी के लिए हो और एनर्जी इक्विटी के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाए।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि उनके अकाउंट में पैसे भेजे जाएं। जैसे हमारे यहाँ एलपीजी के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया जाता है पुअर फैमिलीज़ को, बीपीएल फैमिलीज़ को। और देखो जो इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो कंट्री दूसरी कंट्री पे निर्भर है, इंपोर्ट करती हैं एनर्जी, यानी कि पेट्रोलियम वगैरह मंगाती हैं, जैसे इंडिया, इनको अपना जो इंपोर्ट है वो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया कि एक ही कंट्री पे डिपेंड ना रहें। डोमेस्टिक एनर्जी है उसको भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए कि एक ही सोर्स पे निर्भर ना रहें एनर्जी के लिए। डिफरेंट डिफरेंट सोर्स जो लो कार्बन अल्टरनेटिव हैं उनको ढूंढें और उन पे निर्भर करें अपने आप को, यानी कि अपनी कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं एनर्जी के लिए। और ये सिर्फ हो सकता है कि जब रिन्यूएबल एनर्जी को यूज किया जाए, जैसे सोलर एनर्जी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसा बनाए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन एनर्जी के लिए इन्वेस्टमेंट आए, कि जो कंट्री हैं उनके लिए, कंट्री अपने देश में कंपनीज़ के लिए रूल्स रेगुलेशन थोड़े कम स्ट्रिक्ट बनाए, इतने कठोर ना हो कि कंपनी आए ना क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर नियम इतने सख्त नहीं होंगे, फ्लेक्सिबल नियम होंगे, रूल्स होंगे, तो क्लीन एनर्जी में जो कंपनियां वो इन्वेस्ट करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन एनर्जी के लिए ट्रांसफ़र करेंगी अपने आप को। और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डीकार्बनाइज किया जाए। जिन इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में कार्बन इमिशन ज़्यादा होता है उनसे कार्बन रिड्यूस किया जाए। उनसे कहा जाए कि आप एनर्जी ट्रांजिशन करो, कि ऐसी एनर्जी यूज करो, यानी कि बिजली आप ऐसी यूज करो जो नवीनीकरण ऊर्जा से बन रही हो, रिन्यूएबल एनर्जी से बन रही हो, या सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी से बन रही हो। तो यही कहा है इस रिपोर्ट में, और आज के टॉपिक भी सिर्फ यही हैं।